फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। मेडिसाइंस ट्यूटोरियल एक प्रकार का ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है जिसके माध्यम से पैरामेडिकल क्लासेस तथा पैरामेडिकल संबंधी जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसका यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस समय जिसका हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूपीएनएचएम से जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है 2900 पदों की, और साथ में जो सीएचओ की पद की आई है जिसमें 4000 पद हैं, उसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 4 सीरीज को कर लिया है और ये हमारा ये 5वां सीरीज है। 5वें सीरीज में 50 प्रश्न को करने वाले हैं और ये सारे हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी से संबंधित प्रश्न हैं। इससे पहले जो हमने 4 सीरीज किए हैं उसमें पहला तो आपका था जो माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित था, और जो 3 हमने सीरीज किए हैं उसमें आपके हेमेटोलॉजी से संबंधित प्रश्न थे। तो चलिए आज के जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर करेंगे और उनके साथ में जितने भी ऑप्शन हैं उनका भी हम साथ में एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज, यानी कि आपका जो नॉर्मल टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हिस्टो मीन्स क्या होता है, टिश्यू होता है, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका हिस्टोलॉजी कहलाएगा। साथ में हम अगर बता दें कि साइटो, तो साइटोलॉजी में साइटो वर्ड जिस होता है वो सेल से संबंधित होता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, जानकारी या फिर नॉलेज। ठीक है, तो आपका साइटोलॉजी हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप दो बातें याद रखिएगा कि जो आपका हिस्टोपैथोलॉजी है और हिस्टोलॉजी है, इसमें डिफरेंट अंतर क्या है कि आपका जो हिस्टोलॉजी होता है उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल टिश्यू का अध्ययन करते हैं। किसका, नॉर्मल टिश्यू का। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि अब नॉर्मल टिश्यू का अगर हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो इस केस को हम क्या कहते हैं, हम किसी भी एबनॉर्मल चीज़ को अध्ययन करेंगे, किसी बीमारी का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, आपका पैथोलॉजी कहलाएगा। तो अगर आप टिश्यू के एबनॉर्मल की या फिर टिश्यू के बीमारी का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, आपका हिस्टोपैथोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिस्टोपैथोलॉजी कहलाएगा। तो आप इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी चीज़ के एबनॉर्मलिटी को पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पैथोलॉजी पीछे लग जाएगा। और अगर हम सीधे नॉर्मल चीज़ें की बात करें या फिर नॉर्मल टिश्यू की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिस्टोलॉजी हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल टिश्यू की स्टडी का बात कर रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर 20 रह जाएगा, हिस्टोलॉजी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 2 नंबर का, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज। अभी हमें आपको बताया कि जो आपका यहाँ पे एबनॉर्मलिटी आ जाएगी या फिर एबनॉर्मल चीज़ की स्टडी कहेगा तो आपके पैथोलॉजी पीछे लग जाएगी। तो यहाँ पे आपका टिश्यू का एबनॉर्मलिटी बता रहा है तो उसको क्या हो जाएंगे, हिस्टोपैथोलॉजी होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, यानी कि आपके जो सेल होते हैं, कोशिका होते हैं, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उनके अध्ययन को हमने आपको बताया कि साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना होता है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का मतलब यहाँ पे होता है फ्रेंड्स सेल से, और लॉजी का मतलब होता है जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही जाएगा, साइटोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे चौथा नंबर का है, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हिच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इसेंशियल फॉर स्टडी ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, यानी कि आपका ये कह रहा है कि किस चीज़ के स्ट्रक्चर का जो इसेंशियल स्टडी करते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल का भी स्टडी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, टिश्यू का भी स्टडी करेंगे और ऑर्गन का भी स्टडी करेंगे। यानी कि कोई जब आपके पास ऑर्गन जाएगा तो उसके टिश्यू का तो अध्ययन करेंगे। तो आपके यहाँ पे ऑल ऑप्शन सही जाएंगे, डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 5वां नंबर का, द बेसिस सबस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो बेसिक सबस्टेंस होता है ऑल लिविंग, यानी कि जितने भी यहाँ पे लिविंग सेल्स होते हैं तो बेसिक सबस्टेंस क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम आपको ये बता देते हैं कि जो आपका सेल होता है, यहाँ पे सेल क्या होता है, ये आपके जीवन का सबसे छोटी इकाई है। क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कोशिका से ही हमारा क्या बना है, ऑर्गन बना है। तो कोशिका की बात अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, टिश्यू आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बनते हैं, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो आप बात समझ में आ गई होगी कि आपका टिश्यू जो है वो क्या होता है, बीच में होता है, और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होता है, सेल होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे है 6ठे नंबर का, द माइन्यूट यूनिट
द माइन्यूट यूनिट्स कंटेन्ड विथ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो माइन्यूट यूनिट होता है कंटेन करता है प्रोटोप्लास्ट, तो उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यानी कि हमारा जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है, ये भी आपके क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं किसी भी मेम्ब्रेन से, और आपके यहाँ पे इसमें छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे आर्गन्स पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि बाउंडेड होंगे एक मेम्ब्रेन से, तो इनको क्या कहेंगे? हम ऑर्गेनेल्स कहेंगे, ठीक है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी, जो एक प्रकार के क्या हैं? आपके ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 7 नंबर का, द पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइजिंग बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि आपका जो यहाँ पे प्रोपोर्शन होता है प्रोटोप्लाज्म का, वो दोनों बीच प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो लाइजिंग होता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। मान लीजिए आपका सेल है, सेल के बीच में यहाँ पे क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियस आपका है, ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस है। तो जो आपका ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 रह जाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है 8 नंबर का, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द सेल द ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सक्रीटेड बाई, यानी कि आपका जो एक्सचेंज होता है मटेरियल सेल में, तो वो आपका ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो एक्सक्रीटेड होता है किसके द्वारा? तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, साइटोप्लाज्मिक ग्राउंड सब्सटेंस, बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये आपके चारों प्रकार के द्वारा होता है यहाँ पे एक्सचेंज, तो इसको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का है। 9 नंबर आपका इस साइड में है, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है, हैरीज मियर, डेलाफील्ड्स, इलरिच, बॉलॉर्ड एंड बोहमार आर ऑल काइंड ऑफ, यानी कि ये जो हैरिस मेयर है, ठीक है, इलरिच है, बॉलॉर्ड है, बोहमार है, ये सब क्या हैं? तो ये फ्रेंड्स एक प्रकार के क्या होते हैं? हीमोटॉक्सिलिन होते हैं। क्या होते हैं? हीमोटॉक्सिलिन होते हैं। अगर बात करें कौन सी हीमोटॉक्सिलिन, तो यहाँ पे जो हीमोटॉक्सिन एलम होते हैं उसके ये सब क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, ठीक है। हीमोटॉक्सिन एलम होता है, हीमोटॉक्सिन आयरन होता है। तो फ्रेंड्स हीमोटॉक्सिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो अगर बात करें हैरिस मेयर की, डेलाफील्ड की, इलरिच की, बॉलर्ड की और बोहमार की, तो ये सब प्रकार के क्या हैं? आपके हीमोटॉक्सिलिन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा, हीमोटॉक्सिलिन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर है 10 नंबर का, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका का जो मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? जो फ्रेंड्स जो आपका कोशिका होता है, कोशिका का मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? आपके प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है और आपके लिपिड से भी मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, बी एंड ई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है 11 नंबर का, द फाइन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म आर नोन एज, यानी कि आपका जो ये फाइन ब्रांचिंग वाले ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको हम, जो साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है हमारा 12 नंबर का, द ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नोन एज, यानी कि जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रह जाएगा, राइबोसोम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 13 नंबर का है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इन द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज, यानी कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें किसका सिंथेसिस होता है? तो फ्रेंड्स उसमें हम जो आपका सिंथेसिस होता है आपके प्रोटीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, प्रोटीन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर आपका है 14 नंबर का, इन द सेल द मेम्ब्रेन ऑफ द रेटिकुलिन विच आर नॉट कोटेड विथ राइबोसोम इज नोन एज, यानी कि आपका जो रेटिकुलिन होता है उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो किसी चीज़ से कोटेड नहीं होता है, किसी चीज़ मतलब आपके राइबोसोम से कोटेड नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो उसको कहेंगे आपका यहाँ पे बी नंबर सही जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स की जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो उसमें क्या होते हैं? आपके ये जो राइबोसोम होते हैं वो छोटे छोटे डॉटेड के रूप में क्या होते हैं? कोटेड होते हैं। तो उनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा है 15 नंबर का, द इयोसिन सोल्यूशन यूज इन H&E स्टेन आर प्रिपेयर्ड फ्राम, यानी कि आपका जो हीमोटॉक्सिलिन और इयोसिन वाला स्टेन होता है इसमें हम इयोसिन का यूज करते हैं। तो इयोसिन किससे बना होता है? तो फ्रेंड्स ये जो इयोसिन होता है वो आपके इयोसिन सी से बना होता है। किससे? इयोसिन सी से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, इयोसिन सी।
अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें ईओसिन वाई की, तो वाई फ्रेंड्स इसमें ये किस में यूज होता है, तो ये आपके पैप के स्टेन में यूज होता है, ठीक है। किसके स्टोन में, पेपरनकुलस स्टेन में यूज होता है, जिसका नाम होता है पैप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 16 नंबर का है। टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट और आर आल्सो नोन एज, यानी आपका जो टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं हिस्टोकाइनेट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ए सही जाएगा, हिस्टोकाइनेट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, इस साइड में आपके लिखा हुआ है सेक्शन कटिंग मशीन इज आल्सो नोन एज, यानी कि आपका जो यहाँ पे टिश्यू के सेक्शन कटिंग करते हैं तो उस मशीन को हम क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए। यहाँ का जो ऑप्शन होगा ए सही जाएगा, माइक्रोटोम। क्या सही जाएगा, माइक्रोटोम। माइक्रोटोम एक प्रकार का मशीन होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारा टिश्यू होता है उसका क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा यहाँ पे, माइक्रोटोम। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है द हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम इज कॉल्ड, यानी कि आपके जो लाइसोसोम होता है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं एसिड फास्टेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा, एसिड फास्टेज, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो फ्रेंड्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे लाइसोसोम में पाया जाता है, और ये क्या करता है कि जो हमारे सेल होते हैं उनको क्या कर देता है, तोड़ देता है, क्या कर देता है, रप्चर कर देता है, ठीक है। तो ये आपके लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती तैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा, एसिड फास्टेज। अब अगर बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की, रप्चर ऑफ द लाइसोसोम लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड, यानी कि आपकी जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब कर देता है, और वो होता है लाइसोसोम, वही ख़राब करता है जब इसके आपके जो लाइसोसोम होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, वहाँ से आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होने लगते हैं। तो इन केस में आपका जो सेल होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑटोलिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा, ऑटोलिसिस। अगर बात करें यहाँ पे हीमोलिसिस की, तो हीमोलिसिस मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है, हीमोलिसिस कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन व्हिच सेल्स, यानी कि जो लाइसोसोम होता है वो किस सेल में पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके ल्यूकोसाइट में पाए जाते हैं, और साथ में आपके माइक्रोफेज में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ल्यूकोसाइट हमारा क्या होता है, एक प्रकार का एंटीबॉडी का तो निर्माण करता है, और ये साथ में क्या करता है कि हमारे जो बाहरी कोई फॉरेन चीज़ आती है जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं तो उनको क्या करता है, मार देता है, उनके सेल को मार देता है, रप्चर कर देता है। तो जब आपके लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे तभी तो उन चीज़ को क्या करेगा, रप्चर करेगा। तो आपके ल्यूकोसाइट्स और माइक्रोफेज में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा सही, सी, बोथ ए एंड बी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है यहाँ पे 21 नंबर का, लाइसोसोम्स फैगोसाइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर, यानी कि आपके जो लाइसोसोम के फैगोसाइट्स होते हैं उनका मैटर क्या होता है, तो वो क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली में क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स को भी क्या कर देते हैं, समझो कि डेट कर देते हैं, फैगोसाइट कर देते हैं, और आप साथ में बैक्टीरिया को भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि व्हिच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस, यानी कि आपके कोशिका में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस किसको कहते हैं फ्रेंड्स, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, पावर हाउस, ठीक है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें लाइसोसोम को, तो हमने बताया कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मदाह की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मदाह की थैली कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 23 नंबर का, गोल्जी अपार्टस रिएक्ट विथ, यानी कि जो आपका गोल्जी अपार्टस होता है किससे रिएक्ट करता है, तो फ्रेंड्स ये आपके सिल्वर साल्ट से भी रिएक्ट करता है, और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, गोल्जी अपार्टस को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर का। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है, स्मेयर शुड बी प्रिपेयर्ड एंड फिक्स इमीडिएटली फॉर साइटोलॉजी बिकॉज, यानी कि आपका जो स्मेयर होता है उसको प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स कर देते हैं तुरंत। क्यों करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका क्या होता है, एक्सप्लोइटेड सेल डीजनरेटेड रैपिडली, इनका जो आपका सेल होता है वो डीजनरेट होने लगते हैं जल्दी से, इनको अगर हम फिक्स नहीं करते हैं तो इन केस में इनको हमको फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये डीजनरेट हो जाएंगे तो इनका हम क्या करेंगे, सही से स्टेनिंग करने के बाद इनको हम माइक्रोस्कोप सही से नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जो आपके जो साइटोलॉजी के जो सेल्स होंगे या फिर जो सैंपल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे,
खराब हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा कि एक्सप्लोटेड सेल डिजनरेटेड रैपिडली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का। द शॉर्ट सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल विच इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड, यानी कि एक प्रकार का सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, वो प्रेजेंट होता है और क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान ये विजिबल होता है, तो इसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सुपर लिखी हुई हैं 25 नंबर का। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं क्या, सेंट्रियोल्स। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा सेंट्रियोल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सही जाएगा सेंट्रियोल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। फॉर फ्लूइड साइटोलॉजी फ्लूइड हैज़ बी कलेक्टेड इन, यानी कि जब आपके साइटोलॉजी में कोई फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस फ्लूइड को हम किस में कलेक्ट करते हैं, किस प्रकार के एंटीकोगुलेंट का हम लोग इसका क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ईडीटीए की, तो ईडीटीए में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के फ्लूइड को लेते हैं, साइटोलॉजी फ्लूइड को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम इसलिए कलेक्ट करते हैं कि साथ में जो हमारा ब्लड आ जाता है, तो ब्लड अगर उसमें क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो हम सही से उसका हम क्या साइटोलॉजी का स्मीयर नहीं बना पाएंगे, तो हमारे सेल सही से दिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो सैंपल हो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम ईडीटीए का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 27 नंबर का। स्मॉल थ्रेड लाइक बॉडीज विच अरेंज देमसेल्व्स अपॉन द सेंट्रियोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है या बॉडीज होता है, वो अरेंज खुद करते हैं और सेंट्रियोल खुद उसको अरेंज करते हैं, तो इस सेल डिवीजन में सेल डिवीजन के दौरान उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको हम जो बोलते हैं वो होता है आपका यहाँ पे क्या, क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है 28 नंबर का। नॉन लिविंग सबस्टेंस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो नॉन लिविंग सबस्टेंस होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सेल के, तो उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी। क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 29 नंबर का। 29 नंबर का जो प्रश्न होता है, डॉट 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 एक्यूमुलेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर सेल्स एंड अपीयर एज फाइन ग्रेन्यूल्स, यानी कि आपकी ये कोई एक प्रकार का सबस्टेंस है जो कि आपके फाइन ग्रेन्यूल्स के प्रकार का दिखेगा और आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, किसके, लीवर सेल में। लीवर सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा और ये फाइन ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखेगा। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर का। ये कह रहा है ह्यूज इंक्लूजन इन सेल डिस्प्लेस द न्यूक्लियस टू द पेरीफेरी ऑफ द सेल, यानी कि एक प्रकार का इंक्लूजन होता है जो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है आपके न्यूक्लियस को, तो इस न्यूक्लियस को डिस्प्लेस कर देता है पेरीफेरल ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं हम लिपिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, लिपिड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 31 का है। फ्रोजन सेक्शन इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट डॉट डॉट इंक्लूजन, यानी कि आपके जो फ्रोजन सेक्शन होता है तो उसको हम किस चीज़ में यूज करते हैं। फ्रोजन सेक्शन फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ये माइक्रोटोमी का एक प्रकार होता है, ये फ्रोजन माइक्रोटोम के द्वारा काटा जाता है, उसको कहते हैं हम फ्रोजन सेक्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 का, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका लिपिड हो जाएगा। फ्रोजन सेक्शन हम काटते हैं लिपिड के टेस्ट करने के लिए, लिपिड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का। एस्पायरेशन साइटोलॉजी एस्पायरेशन साइटोलॉजी ऑफ इंट्राथोरोसिस इज यूजुअली कैरिड आउट अराउंड द टेबल अंडर, यानी कि आपका जो इंट्राथोरोसिक रीजन होता है उसका हम अगर हम साइटोलॉजी एस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो हम किसके अंडर में करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस भी कर सकते हैं, सिटी गाइडेंस के में भी, और टेलीविजन फ्लोरोस्कोपी के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर सिटी गाइडेंस होता है, ये जब हम आपके कोई भी जो साइटोलॉजी एस्पायरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर आपका लीवर का कर रहे हैं या कोई भी एब्डोमिनल का कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसी के अंडर में करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे पिगमेंट कैन बी, यानी पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है, एंडोजीनस होता है या फिर एक्सोजीनस होता है। तो फ्रेंड्स पिगमेंट कुछ एक्सोजीनस भी होते हैं और कुछ एंडोजीनस भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर का।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोजीनस पिगमेंट, यानी कि कौन से पिगमेंट है जो कि इंडोजीनस है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें मेलानिन और आपका हेमोसिड्रिन, दोनों प्रकार के जो पिगमेंट है वो आपके इंडोजीनस हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जो जाएगा आपका वहाँ पे हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगर मेलानिन की बात करें तो यह प्रकार के एक कलर पिगमेंट होता है, क्या होता है, कलर पिगमेंट होता है। अगर यहाँ पे हेमोसिड्रिन की बात करें तो यह क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। चलिए अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर का, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आपका जो सेल का कौन सा पार्ट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो आपकी जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में हमारे जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब आपके प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर का, एग्रीगेशन ऑफ बेसोफिल मटेरियल व्हिच आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो बेसोफिलिक मटेरियल होता है वो एग्रीगेशन होता है, वो उसका बिखरे होते हैं किसमें, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो हम नाम देते हैं वो आपका हो जाएगा क्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स। क्या हो जाएगा, क्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, क्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये आपके जो एग्रीगेशन ऑफ बेसोफिल होते हैं, यानी कि ये सब बिखरे हुए होते हैं ऐसे डॉटेड डॉटेड के रूप में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है द चीफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन द चीफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन क्रोमैटिक इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन, तो उनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उनको क्या कहते हैं, उनको डीएनए नाम देते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, डीएनए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, फ्लेम सेल आर ऑब्जर्विंग, यानी कि जो फ्लेम सेल होते हैं वो किस किस केस में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स जो फ्लेम सेल होते हैं वो आपके मल्टीपल माइलोमा के केस में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, मल्टीपल माइलोमा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर डॉट 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 क्रोमोसोम्स, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत सिंपल सा है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 46 नंबर का। 46 नंबर के क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 46। अगर बात करें पेयर की तो 33 पेयर होते हैं। ठीक है, 33 क्या होते हैं, पेयर होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न के देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, 22 पेयर ऑफ सोमैटिक क्रोमोसोम आर कॉल्ड, यानी कि जो आपका 22 पेयर का सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें सेक्स क्रोमोसोम की तो सेक्स क्रोमोसोम 23 नंबर का होता है। क्या होता है, 23 नंबर का होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, द फीमेल सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होता है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम। अगर मेल की बात करें तो उसको हम कहते हैं वाई क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है तो 42 नंबर का, द मेल सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्या कहता है, मेल सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो मेल सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है आपका, ये होता है आपका वाई होता है। क्या होता है, वाई होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 43 का, द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड इज अकॉर्डिंग टू द सेक्स क्रोमोसोम कैरिड आउट कह रहा कि प्रश्न, द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द सेक्स क्रोमोसोम कैरिड आउट, यानी कि आपके जो एम्ब्रियो का जो डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का वो कौन करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे है वो आपके स्पर्मेटोजोआ में हो जाता है। किसमें, स्पर्मेटोजोआ के केस में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बी सही जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड, यानी कि जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनना, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं, माइटोसिस। फ्रेंड्स जो सेल डिवीजन होता है वो 2 प्रक्रिया के द्वारा होता है, मियोसिस और एक माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन यहाँ पे माइसिस होता है या फिर माइटोसिस, तो दोनों में आप लगा सकते थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 45 का है, ड्यूरिंग प्रोफेज, यानी कि जो आपका सेल डिवीजन होता है उसमें जो प्रोफेज वाला स्टेज होता है, द डेडिकेटेड फाइबर फॉर्म बिटवीन सेंट्रियोल और कॉल्ड, यानी कि
प्रोफेज की अवस्था में आपके डेडिकेटेड फाइबर्स का क्या होता है निर्माण होता है सेंट्रियोसोल के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको जो आपको कहते हैं वो आपका क्या होता है, यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल होता है और एरोमेटिक स्पिंडल दोनों कहते हैं। तो आपका यहाँ पे सी सही जाएगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है यहाँ पे 46 नंबर का, आफ्टर व्हिच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन टू डॉटर सेल आर फॉर्म, यानी कि वो कौन सा स्टेज है जो कि टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है? तो फ्रेंड्स वो जो आपका स्टेज होता है वो आपका हाथ होता है टीलोफेज। क्या होता है? टीलोफेज में आपके जो होते हैं टू डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक से एक जो मदर सेल होता है उसे टू डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है, तो वो फेज होता है आपका टीलोफेज। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न। 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है द टफ थिक फाइबर ऑफ प्रोटीनियस नेचर कॉमनली फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बोन एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड, यानी कि एक प्रकार का फाइबर जो कि थिक है, टफ है और वो क्या है, प्रोटीन के नेचर का है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? बोन मैरो और कार्टिलेज के कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। तो वो कौन सा फाइबर होता है? तो फ्रेंड्स वो आपका फाइबर जो होता है वो होता है कोलेजन फाइबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। ठीक है, जो आपके फाइबर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे इलास्टिक फाइबर भी होते हैं, रेटिकुलर फाइबर भी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें इलास्टिक फाइबर की, तो आपके इलास्टिक फाइबर जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न भी है इसी संबंधित फाइबर से ही, तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा यहाँ पे 48 का है। 48 का है व्हिच फाइबर इज कॉल्ड येलो फाइबर, यानी कि कौन से फाइबर को हम क्या कहते हैं? येलो फाइबर के रूप में जानते हैं। तो आपका जो येलो फाइबर है वो आपका इलास्टिक फाइबर क्या होता है? येलो फाइबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 49 का। 49 है व्हिच फाइबर इज प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ट्रेकिया लंग्स एंड डर्मिस, यानी कि आपके ब्लड वेसल में पाया जाएगा, ट्रेकिया में पाया जाएगा और लंग्स और डर्मिस में पाया जाएगा। तो उस प्रकार के वेसल्स को हम क्या कहते हैं? उस प्रकार के वेसल्स को हम इलास्टिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इलास्टिक फाइबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा है 50 नंबर का, नेटवर्क फॉर्म बाय डॉट 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 फाइबर सपोर्ट सेल्स कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर, यानी कि जो आपका यहाँ पे नेटवर्क फॉर्म करता है फाइबर, उसको वो कौन सा फाइबर है जो कि सपोर्ट करता है आपके कैपिलरीज को और नर्व फाइबर को? तो फ्रेंड्स ये आपका जो प्रकार का फाइबर होता है वो कौन सा फाइबर होता है? वो आपका यहाँ पे होता है रेटिकुलर फाइबर। क्या होता है? रेटिकुलर फाइबर। तो ऑप्शन नंबर ये जाएगा सी सही। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 51 का। 51 नंबर का प्रश्न करा है डीकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू कॉज बाई इन्वेंशन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड, यानी कि आपका जो डिकम्पोजिशन होता है टिश्यू का फ्रेंड्स, वो आपकी जब बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? उस टर्म को हम कहते हैं सड़ना। और सड़ने का आपका जो अंग्रेजी होता है प्यूटेरिफिकेशन। ठीक है, प्यूटेरिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे ऑटोलिसिस की, तो ऑटोलिसिस में क्या होता है? ऑटोलिसिस में भी आपके यहाँ पे सेल्स का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन होने लगता है, टूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, लेकिन ये खुद के जो आपके एंजाइम होते हैं उनके द्वारा। जैसे आपको हमने बताया था कि जो हेमोलिटिक एंजाइम होता है वो एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि कहाँ से होता है? लाइसोसोम में पाया जाता है, और ये जब रप्चर होता है आपकी जो आपके लाइसोसोम होते हैं तो ये आपके ये एंजाइम निकलता है और आपके सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको तोड़ने लगता है। ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। तो इस टर्म को क्या कहते हैं? हम ऑटोलिसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका यहाँ पे टिश्यू या फिर आपके सेल्स किसके द्वारा डिस्ट्रॉय हों, सड़ें, किसके द्वारा? कोई अगला ऑर्गेनिज्म आ जाए, जैसे बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 52 नंबर का, डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, यानी कि वही प्रश्न है कि आपका जो डिकम्पोजिशन होता है आपके टिश्यू का वो एक एक्शन एंजाइम के द्वारा हो, खुद के एंजाइम के द्वारा हो, तो उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑटोलिसिस कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा, ऑटोलिसिस। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा करेक्शन था वो 52 नंबर के प्रश्न तक था। ठीक है, तो आपको ये जो लेक्चर हो कैसा लगा? कृपया इसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी नहीं लगी तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करिए। ठीक है, और साथ में आप कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए
और जो आपके नए फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ पे DMLT BMLT के कोर्स कर रहे हैं या फिर आपके DMLT BMLT पास आउट हैं, वो आपके वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि हमारा एक प्रकार का टेलीग्राम चैनल है जो कि मेडी साइंस ट्यूटोरियल के नाम से है। इस पर आप क्या करते हैं कि जो पोल होते हैं प्रश्नों के उसको हम लगाते हैं डेली, कम से कम यहाँ पे 20 या फिर 30 प्रश्न लग जाते हैं, ठीक है। तो उस पर जाके ज्वाइन हो जाइए, हम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा।